दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं 26 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स सीरीज को। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से प्रश्न खास हैं। जिन्हें भी पीडीएफ की जरूरत होगी वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया वो जल्दी से डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट पेपर और फ्री में क्लासेस दी जाती हैं, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी पहले की अपेक्षा काफ़ी आसान हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में देश में परमाणु ऊर्जा क्षमता विकास, ध्यान दीजिएगा, परमाणु ऊर्जा क्षमता विकास हेतु स्थापित परमाणु संयंत्रों की संख्या कितनी है। आपसे दोस्तों सीधा साधा ये पूछ रहा है कि प्रेजेंट टाइम में देश में परमाणु ऊर्जा क्षमता की विकास की बात करें तो हमारे देश में जितने भी परमाणु संयंत्र लगे हुए हैं उनकी संख्या, कुल संख्या कितनी है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कितने लोग हैं जो जानते हैं इनकी कुल संख्या के बारे में। याद रखेगा दोस्तों, देश में इस समय जो परमाणु संयंत्र हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, 22 है। टोटल 22 परमाणु संयंत्र लगे, इसको याद रखेगा। और ये चर्चा में क्यों आया, आज ये प्रश्न हमारे सामने क्यों आया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कल की डेट में सब लगा हुआ है, काफी पहले से चल रहा है। दोस्तों ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि उनमें से एक संयंत्र है जिसका नाम है RAPS1। ठीक है, ये 100 मेगावाट का एक संयंत्र है जो तकनीकी खराबी के कारण क्या हो गया, बंद हो गया, शटडाउन हो गया, जिसके वजह से ये चर्चा में आया है। करा देश में उत्पन्न कुल विद्युत क्षमता में से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का जो योगदान है वो कितना है, 3%। यानी पूरे देश में जितनी बिजली बनती है उनमें 3% बिजली किसके माध्यम से बनता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से बनता है। तो इसको याद रखेगा। और एक बात और याद रखेगा, परमाणु ऊर्जा विभाग जो बना था उसकी स्थापना राष्ट्रपति के आदेश पर किया गया था 1954 में। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बड़ा दमदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, कर हाल ही में किस राज्य में मशरूम की नई प्रजाति की खोज की गई। दोस्तों मैं आपको चाहूंगा, ये जो आप इमेज में मशरूम देख रहे हैं ना, इस मशरूम की अपनी खासियत है। आपने कुछ टाइम पहले एक मूवी देखा होगा, अवतार। अवतार मूवी में आपने देखा होगा कि वहां पर पेड़ पौधों के अंदर से अपनी एक स्पेशल लाइट निकलती। जी हाँ दोस्तों, उसी तरह की लाइट जो अभी तक हम काल्पनिक दुनिया में देखते थे, मूवी में देखते थे, अब वो चीजें सच हो रही हैं। याद रखिए, ये पेड़ों पर उगने वाले ऐसे मशरूम हैं जिनकी अपने खुद के प्रकाश हैं। ये मतलब ये अपने शरीर के अंदर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। इस तरह के मशरूम दोस्तों ये किस राज्य में देखे गए हैं, सबसे पहले तो याद रखेगा ये असम राज्य में देखे गए। बोलो अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। असम राज्य में इस तरह के मशरूम देखे गए, इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। कर हाल ही में भारत का एवं चीन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने असम में एक मशरूम की नई प्रजाति खोजा है। इन प्रजातियों में सबसे आकर्षक प्रजाति, जिसे स्थानीय लोग इलेक्ट्रिक मशरूम का नाम देते हैं। ठीक है, अरे वो तो इलेक्ट्रिक कहते हैं, हम तो रहते हैं तो जनरेटर मशरूम बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि भाई इनके अंदर से लाइट जो पैदा होती है। और इस तरह के मशरूम जो हैं ये निर्जीव बांस वगैरह पे उगते हैं। करा इस प्रजाति को रोरिडोमाइज फाइलोस्टेचाइडिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे जैव संदीप्ति जैसा विशेष गुण पाया जाता है, अर्थात ये अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है। यह रोरिडोमाइस जीनस की पहली प्रजाति जिसे भारत में खोजा गया। इसके अलावा 12 अन्य प्रजातियां भी हैं जो इनके गुण, जिसमें इस तरह के गुण पाए जाते हैं। तो काफी स्पेशल क्वेश्चन है। अगला देखिए, करा वह भारतीय बाघ अभयारण्य जिसे बाघ संख्या को दुगुना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय टी माने हो जाता टाइगर इंटू 2, टाइगर, ऐसा नहीं TX2 नहीं लिखा है। ठीक है, ये क्या लिखा है, ये टाइगरों की संख्या को दुगुना करने के लिए उसको सम्मानित किया गया है। वह कौन सा बाघ अभयारण्य है। ठीक है, किस बाघ अभयारण्य की बात कर रहा हूं दोस्तों, आपके सामने दे रहा है नामदफा, काजीरंगा, नागार्जुन और पीलीभीत। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यहां पर दे रहा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। याद रखिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जो टाइगर थे उनकी संख्या क्या हो गई है, दुगनी हो गई है, जिसके लिए उसे पुरस्कार दिया गया है। करा यह लक्ष्य निर्धारण वर्ष 2020 में पुरस्कार के भागीदारों द्वारा निर्धारित किया गया था, इसको याद रखेगा। ठीक है, पीलीभीत है, ये उत्तर प्रदेश में है। बाकी तो आप जानते ही हैं, जैसे आपका काजीरंगा दे रहा था असम में हो जाएगा, और कौन सा दे रहा था नागार्जुन, ये तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा कि बहुचर्चित निवार, निवार दोस्तों ये क्या है, किससे संबंधित है, लिख रहा तमिलनाडु और पुदुचेरी ने चक्रवाती तूफान निवार को लेकर के हाई अलर्ट जारी कर दिया। दोस्तों ये चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है और यह तमिलनाडु और तमिलनाडु के पूर्वी तट पर, ठीक है,
वहां पर याद रखेगा आंध्र प्रदेश के ठीक ऊपर और तमिलनाडु के पास में पुदुचेरी दोस्तों पड़ेगा, और ये चक्रवाती तूफान उसको असर पहुंचाने वाला है। तो आपका पहला कथन है। दूसरा लिख रहा है चक्रवाती तूफान निवार इस वर्ष उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र का चौथा चक्रवाती तूफान है। अगला लिख रहा है दोस्तों पहले के 3 चक्रवातों में शामिल कौन से हैं? एक चक्रवात गति है, दूसरा चक्रवात आम्फान है, और तीसरा है चक्रवात निसर्ग। ये तीसरे नंबर का तूफान है। तो याद रखें दोस्तों यहां पर जो भी कथन दे रहा है ये अपने आप में सही है, ठीक है। याद रखेगा निवार ये नया चक्रवात आया है जिसने तमिलनाडु और पुदुचेरी दोनों को प्रभावित किया है, इसलिए दोनों राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है। और ये अपने तरह का क्या है? चौथे नंबर का चक्रवात है, क्योंकि पहला गति है, दूसरा अम्फान है, तीसरा निसर्ग है, और चौथा निवार है। क्या है? निवार, ठीक है। याद रखें 2018 के बाद गाजा के बाद दोस्तों ये तमिलनाडु में आने वाला दूसरा चक्रवात है, जिसकी स्पीड कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। करा कि चक्रवाती तूफान निवार का नाम किसके द्वारा दिया गया? यह ईरान देश के द्वारा दिया गया है, जबकि निसर्ग का नाम किसके द्वारा दिया गया था? बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। और जो गति नाम था दोस्तों यह भारत के द्वारा दिया गया था। इस सभी तथ्यों को आप याद रखेगा। अगला प्रश्न देखिए, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रहा है उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 25 नवंबर को, ठीक है। और 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाने वाले हैं? संविधान दिवस मनाने वाले हैं। और 25 नवंबर को मनाया जाता है महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन दिवस, ठीक है। इसको याद रखिएगा, यह काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल भी जान लेते हैं, ठीक है। लिख रहा है इस दिन दुनिया भर में महिलाएं हिंसा के विभिन्न रूपों और मुद्दे की वास्तविक प्रकृति के अधीन के तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं। इस बार जो थीम है वो है ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट एंड कलेक्ट, ठीक है। इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वह राज्य जहां दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार हेतु UID टैगिंग किया जा रहा है, और यह कार्यक्रम कहां चलाया जा रहा है ये आपको बताना है। तो दोस्तों सिंपल सी बात यह कह रहा है कि दुधारू पशुओं के नस्ल में सुधार हो, इसके लिए टैगिंग कार्यक्रम जारी किया गया, ताकि जो विभाग है उसके पास पशुओं के उपचार से संबंधित रिकॉर्ड भी रहे। और एक तरह से दोस्तों कह सकते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान योजना के तहत इसको स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। UID टैगिंग कार्यक्रम, ठीक है। और इसको याद रखिएगा, ये कार्यक्रम स्टार्ट कहाँ किया गया है? मुद्दा ये है। तो ये स्टार्ट किया गया दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ स्टार्ट किया गया है? उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया। तो उत्तराखंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। लिख रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार हेतु UID टैगिंग कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, ठीक है। यह 12 अंकों का एक टैग होगा जो पशुओं के ऊपर लगाया जाएगा। किस राज्य में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया? पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल ये खोला गया दोस्तों असम में। अभी ऊपर हमने असम पढ़ा, असम में मशरूम मिले थे, ठीक है। तो ये भी असम है, असम में इस तरह का प्रोग्राम लाया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, पहला गाय अस्पताल, ठीक है। करा गोपाष्टमी के अवसर पर असम के डिब्रूगढ़ में एक गौ शेल्टर में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया। सुरभि आरोग्यशाला अस्पताल को श्री गोपाल गौशाला द्वारा 17 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था, और यह अस्पताल 30 किलोमीटर के दायरे में अपनी सेवाएं देगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, और राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मार्कंडे मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य कथन है दोस्तों वो आपको बताना है। मार्कंडे मंदिर के संबंध में करा यह 24 मंदिरों की एक श्रृंखला है। श्रृंखला में ऐसे लिखाएगा, यह 24 मंदिरों की एक श्रृंखला है मार्कंडे मंदिर। दूसरा लिख रहा है वेनगंगा पेनगंगा नदी का नाम सुना होगा, उसमें से वेनगंगा नदी के किनारे मरकंडा गांव में मंदिर स्थित है। इसे विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है, ठीक है। विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। तो यहां दिए गए दोस्तों सभी कथन क्या है? सही है, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा है कि 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मौजूद मार्कंडेश्वर मंदिर के परिसर में 24 अलग अलग प्रकार के मंदिर हुआ करते थे, ऐसी मान्यता है। यह वेनगंगा नदी के किनारे, अच्छा 24 मंदिरों में से 18 मंदिर ऐसे हैं दोस्तों जो अभी खंडहर हो चुके हैं, बाकी के 6 वो अभी थोड़ा सा जीवित अवस्था में। यह वेनगंगा नदी के किनारे मरकंडा गांव में स्थित है। इसे मिनी खजुराहो कहा जाता है, या फिर विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाराष्ट्र के
गढ़चिरौली में मौजूद मार्कंडेश्वर मंदिर समूह को जीर्णोद्धार का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए यह मंदिर चर्चा में आया है। गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस ये मनाया जाता है हर वर्ष 24 नवंबर को। क्यों? क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी का जन्म जो है, ये शहीद जो है, ये दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन उनको शहादत मिला था। ठीक है, करा देश भर में गुरु तेग बहादुर का 345वां शहादत दिवस 24 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, यह हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन 1675 में दिल्ली में मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा इस्लाम में धर्मांतरण से इनकार करने के कारण उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1621 में पंजाब के अमृतसर में। ये 9वें गुरु थे। ठीक है, और 10वें नंबर पे कौन है? गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म बिहार में हुआ था। ठीक है, करा सर छोटू राम की जयंती कब मनाई जाती है? सर छोटू राम दोस्तों बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इनकी जयंती भी उसी दिन मनाई जाती, 24 नवंबर को ही। क्यों दोस्तों ये प्रसिद्ध थे? क्योंकि जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय भारत से युवाओं की भर्ती अंग्रेजी सेना में किसने किया था? तो छोटू राम जी ने किया था, इसलिए बड़े चर्चा में बने हुए थे। तो याद रखेगा, इनका असली नाम है राय रिक्शपाल। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। करा विभाजन के पूर्व पंजाब विधान परिषद के सदस्य के रूप में उनको नियुक्त किया गया था और उनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है वो पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम 1929 को पारित कराया था उन्होंने, जो कि आज एक सामाजिक कानून के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा ताकि आपको आगे इस तरह के डेली करंट अफेयर के वीडियोज अवेलेबल कराए जाएं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 पर 1 दिसंबर से स्पेशल प्रोग्राम आपका शुरू हो रहा है। अभी तो आपको जो है नाइट में बायोलॉजी के वीडियोस मिल रहे होंगे। ठीक है, जिसको एसएन सर के द्वारा लाया जा रहा है, बहुत बेहतरीन टीचर हैं। तो साइंस की अब फिक्र आप छोड़ दीजिए, साइंस में मतलब एकदम बेहतरीन टीचर और एकदम आम बोलचाल की भाषा में एकदम आपके साथ सरपट दौड़ चलेंगे। ठीक है, तो आप उनका थोड़ा सपोर्ट करिएगा और बाकी की क्लास आप देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा 1 दिसंबर से तैयार रहिएगा, करंट अफेयर का एक ऐसा सीरीज आपके सामने आने वाली है जो शायद अब तक की सबसे बेहतरीन सीरीज होगी स्टडी 91 पर। ठीक है, इस बार स्टडी 91 बहुत बड़ी तैयारियों के साथ आपके सामने आने वाला है। तो 1 दिसंबर से तैयार रहेगा, जिसमें आपको वीडियोस दे दिए जाएंगे। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।